आज इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन से भी ज्यादा। हम विश्व गुरु बन चुके हैं एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुके हैं। आज हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमारे पास राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सब राइट्स है। लेकिन एक राइट है जो हमारे पास आज भी नहीं है, वो है राइट टू हेल्थ। अब ये होती है फकीरी, और आज हम इसी फकीरी पर आपसे बात करेंगे। मगर क्यों? हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। हम अक्सर आपको अपनी वीडियोस में ये कहते आए हैं कि सरकार आपको आज की डेट में एक ज़ॉम्बी की तरह समझती है, लेकिन आज भी इस देश में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको ज़ॉम्बी बिल्कुल नहीं समझा जाता। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, क्योंकि आपको समझा जाता है एक मुर्गी, वो भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। हम बताते हैं ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे हॉस्पिटल्स। और आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग भी होगी और इससे आप गारंटी कुछ ना कुछ सीख कर भी जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। हमारा भारत देश ना एक अतरंगी देश है, और बाय गॉड इसको चलाने वाले उससे भी विचित्र प्राणी है। एक तरफ तो हमें यह कहा जाता है कि हमारा देश तरक्की की राह पर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी तरक्की की राह पर जाते हुए देश में आज भी एक आम आदमी के पास अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, उसके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है अगर वो बीमार हो जाए तो। आपने फिल्मों में भी अक्सर ये डायलॉग सुना ही होगा कि डॉक्टर जो है पेशेंट के अटेंडेंट से कह रहा होता है कि अब सब भगवान के हाथ में है। हमारे देश में ऐसा सच में है। एक्चुअल में हमारे देश में आज भी 23% लोग ऐसे हैं जो बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। मतलब लिटरली वो भगवान के भरोसे ही होते हैं। ठीक हो गए तो अपने आप हो जाएंगे, अदरवाइज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, भगवान पर भरोसा ना करते हुए सरकार पर भरोसा करते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन वहां जाकर वो क्या देखते हैं, भैया पूरे का पूरा सरकारी हॉस्पिटल ही भगवान के भरोसे चल रहा है। मतलब हद है फकीरी की। और अगर कहीं गलती से सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद सरकारी हॉस्पिटल उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दे, फिर तो भैया इस देश में भगवान भी उन लोगों के लिए हाथ अपने खड़े कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आपको बिजनेसमैन मिलते हैं, डॉक्टर का कोट डाले हुए, और वो आपका इलाज करते हैं। और उसके बाद जब डिस्चार्ज होने के टाइम पर आपको बिल दिया जाता है लंबा चौड़ा, वो होता है लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब हम ऐसा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 6 करोड़ लोग इंडिया में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ गया होता है और उन्हें इलाज करवाना पड़ जाता है किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर इलाज करवाते करवाते उनका घर बार तक बिक जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पैसे पूरे लेता है। और इस सब का क्या नतीजा निकलता है? सिर्फ एक, कि हमारे देश में हर साल बीपीएल कार्ड होल्डर्स, इनकी संख्या बढ़ जाती है। चलो आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताते हैं। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का। वो दवाइयां जो किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन से एटलीस्ट 50% या उससे भी ज्यादा सस्ते रेट पर मिलती हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन एक इंडियन होने के बावजूद आपको ना तो आपका डॉक्टर कभी जेनरिक मेडिसिन रेकमेंड करता है, और अगर वैसे भी आप जेनरिक मेडिसिन ढूंढने निकल जाओ मार्केट में तो आपको ढूंढने से भगवान मिल जाएगा, जेनरिक मेडिसिन नहीं मिलेगी। बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान। हाँ, इसमें आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि आपका डॉक्टर ही जब आपको जेनरिक मेडिसिन नहीं रेकमेंड करता, ब्रांडेड मेडिसिन लिख कर देता है, तो आप जेनरिक मेडिसिन क्यों ही ढूंढोगे, और केमिस्ट भी जेनरिक मेडिसिन क्यों ही रखेगा? बात तो सही है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है या ये जानने की कोशिश की है कि आपका डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांडेड मेडिसिन ही क्यों रेकमेंड करता है? वो कभी भी आपको जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं रेकमेंड करता? हालांकि डॉक्टर को ये अच्छे से पता है कि जेनरिक मेडिसिन आपकी जेब पर भी भारी नहीं है और उसका असर भी सेम वैसा ही है जैसा एक नॉर्मल मेडिसिन का, ब्रांडेड मेडिसिन का होता है। हमको नहीं पता। हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर डॉक्टर का किसी न किसी फार्मा कंपनी के साथ एक कमीशन सेट होता है। आजकल डॉक्टर्स का जो मार्केट रेट चल रहा है वो 30 से 40% का चल रहा है। मतलब उनको 30 से 40% तक का कमीशन मिलता है फार्मा कंपनी से। किस लिए? सिर्फ उनकी दवाइयां रेकमेंड करने के लिए। अच्छा, हाँ, एक बात हम यहाँ पर जरूर क्लियर करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे। काफी डॉक्टर, काफी हॉस्पिटल आज भी ऐसे हैं जिनका जमीर अभी भी जिंदा है और वो इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते।
चल झूठा। बेसिकली अगर आप ये कहो ना कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है, तो ये गलत नहीं होगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने पार्लियामेंट में खुद एक्सेप्ट किया था मार्च 2016 में। चलो आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताते हैं। आपने या आपके किसी क्लोज्ड वन ने कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी या बड़ी सर्जरी जरूर करवाई होगी, उसको जरूरत पड़ी होगी। लेकिन एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 44% सर्जरीज इंडिया में आज की डेट में वैसे हो रही हैं कि उनकी जरूरत ही नहीं होती। और अगर इन 44% सर्जरीज को भी आगे हम बाइफरकेट कर दें कैटेगरी वाइज, तो उसमें से 55% हार्ट सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, 48% टोटल नी रिप्लेसमेंट, 48% यूट्रस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 45% इनफर्टिलिटी की सर्जरीज बिना वजह हो रही हैं इस देश के अंदर। अब आपने ये सोचा कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? बीमार हो गए तो अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं, मेडिकल सुविधा मिल भी गई तो ये नहीं पता कि घर बार बचेगा या नहीं। और तो और आपको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो ट्रीटमेंट की जरूरत है भी कि नहीं है। इसके कुछ कारण हैं जो हमें हमारी रिसर्च के दौरान पता चले। उनमें से 3 बड़े कारण जो है वो है, पहला कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, दूसरा अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स की कमी, और तीसरा आपका सवाल ना पूछना। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कि जैसे एमएनसीज में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया जाता है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वहां पर एक ही चीज पर फोकस किया जाता है, वो है प्रॉफिट्स। ठीक उसी तरह आजकल हॉस्पिटल्स में भी सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया जाता है और वो है प्रॉफिट मेकिंग। पैसा ही पैसा होगा। जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने आई, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हम चाहते हैं आप उस रिपोर्ट को पढ़ें। ये रिपोर्ट बीएमजे ग्लोबल हेल्थ ने निकाली थी, जिसके अंदर उन्होंने 43 लोगों का इंटरव्यू किया था। इन 43 लोगों में सीनियर डॉक्टर्स इंक्लूडेड थे, एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडेड थे, इवन यहाँ तक कि बड़े हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स तक इंक्लूडेड थे। पर्पस इस रिपोर्ट का बिल्कुल सिंपल था कि ये जो हॉस्पिटल्स में भसड़ चल रही है इसको एक्सपोज करना। इसी रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स हम आपके साथ आज शेयर करते हैं ताकि आपको यहाँ से ये क्लैरिटी हो कि ये जो हॉस्पिटल्स में इतना गंद फैला हुआ है, ये जो इनका धंधा चल रहा है, जो इनका बिजनेस मॉडल है, ये रन कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर्स की सैलरीज की। इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो न्यू कमर डॉक्टर होता है, जो न्यू ज्वाइनी होता है डॉक्टर, उसकी सैलरी होती है इन हॉस्पिटल्स में तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब। और जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ पर मंथ तक भी पहुंची होती है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि अगर डॉक्टर 1 करोड़ रुपया पर मंथ ले रहा है तो बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब टारगेट्स का खेल है बाबू भैया, सब टारगेट्स का खेल है। ठीक कॉर्पोरेट्स की तरह इन डॉक्टर्स को भी टारगेट्स मिले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर डॉक्टर, उसको 1000 पेशेंट पर मंथ का टारगेट मिला होता है कि उसको किसी ना किसी तरीके 1000 पेशेंट्स को 1 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट करना है किसी ना किसी बड़े इलाज के अंदर। एक रिस्पोंडेंट का तो ये भी कहना था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि मंथ एंड में इन टारगेट्स का प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो अपने ओपीडी पेशेंट्स को भी कन्विंस करने लगते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अच्छा, मजे की बात यह है, बिल्कुल कॉर्पोरेट्स की तरह इन हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर अगर 2 महीने तक अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाता तो उसको मैनेजमेंट की तरफ से वर्बल वार्निंग मिलती है, और अगर उसके बाद भी नहीं कर पाता तो उसके बाद बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इतने प्रेशर में कोई भी डॉक्टर होगा वो इलाज पर तो ध्यान दे नहीं पाएगा। उसका मेन ध्यान होगा हमेशा टारगेट्स के ऊपर, जिसके चलते होंगे वहां पर स्कैम्स। चलो कुछ इंसिडेंट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हॉस्पिटल्स में स्कैम्स किस किस तरीके के होते हैं। सितंबर 2022 में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में आद्या शर्मा नाम की एक लड़की को एडमिट किया जाता है जो किडनी और ब्रेन जिसका डेड हो चुका था। फिर भी 5 दिन तक डॉक्टर उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि उनको कोई उम्मीद दिख रही थी कि लड़की बच जाएगी, बल्कि इसलिए कि उनको और ज्यादा पैसे निकलवाने थे पेरेंट्स से। एक लड़की जो 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होती है डेंगू की शिकायत लेकर, उसका बिल कितना जनरेट होता है? 15.76 लाख रुपीस। जब ये न्यूज वायरल हुई तो गवर्नमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर दिए। इन्वेस्टिगेशन में अब क्या पता चला? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फोर्टिस अपनी मेडिसिन पर 108% तक ज्यादा ओवरचार्ज कर रहा है पेशेंट से, और तो और अपने कंज्यूमेबल्स पर वो 1737% तक ज्यादा चार्ज कर रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। इसी तरह अप्रैल 2006 में 14 साल के एक लड़के प्रशांत को
1 महीने तक डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिल जनरेट कर सके। ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट की तरफ से पेरेंट्स को 5 लाख की कॉम्पनसेशन दी गई। अब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, आप पैसा छोड़ो, आप वो फीलिंग समझो कि 1 महीने तक वो पेरेंट्स आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे सिर्फ इस उम्मीद में कि आज उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या इस फ्रॉड की भरपाई कोई भी अमाउंट किसी भी रूप में कर सकती है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऐसे ही एक और स्कैम चलता है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो चलता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। द हिंदू में 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 100 करोड़ के किडनी रैकेट का खुलासा हुआ था एक बड़े हॉस्पिटल में। अगेन वो बड़ा हॉस्पिटल था फोर्टिस। अब ये रैकेट कैसे ऑपरेट करता है ये और भी इंटरेस्टिंग है। संगीता नाम की एक लड़की, उसके हस्बैंड के फ्रेंड ने उसको जॉब दिलाने का वादा किया दिल्ली के अंदर। इस बहाने से वो उसको दिल्ली अपने साथ ले आया। उसने कहा जॉब दिलाने से पहले आपको एक मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा कंपनी की तरफ से। वहां पर हॉस्पिटल स्टाफ से गलती ये हो गई कि संगीता के सामने उनके मुंह से डोनर निकल गया, जिसको सुनते ही संगीता के कान खड़े हो गए और मौका मिलते ही वो वहां से भाग गई। आप कभी भी अपने डॉक्टर से नहीं पूछते कि बीमारी की डिटेल क्या है, आप कभी भी दवाइयों की डिटेल नहीं मांगते, आप कभी भी ये नहीं पूछते डॉक्टर से कि अगर वो कोई टेस्ट करवा रहा है तो वो टेस्ट क्यों करवा रहा है। और ये तो वो एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिश हो जाती हैं, वो इंसिडेंट्स हैं जो पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स, कितने ही इंसिडेंट्स होते हैं जो कहीं पब्लिश ही नहीं होते। कितने लोग इंडिया के अंदर मेडिकल बिल्स ना दे पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कि एबीपी न्यूज में खबर आई थी 2022 में। अब ये खबर एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरह से सरकार, हॉस्पिटल्स, इनको आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। ये दोनों बस आपको लूटने में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश की अथॉरिटीज ने 750 किसानों की 900 एकड़ जमीन ली एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, और उसकी एवज में, उसकी कंपनसेशन में उन्होंने किसानों से वादा किया कि उनकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को सरकारी जॉब दे दी जाएगी। तेलंगाना के 46 साल के मारी बापू, वो भी इन्हीं किसानों में से एक थे। हुआ क्या, जब वो अपने बेटे की सरकारी जॉब के लिए दर दर भटकने लगे और उसके बाद सरकार ने मना कर दिया जॉब देने से, जो वो यूजुअली कर ही देती है। इसके चलते मारी बापू डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां पर वो रिकवर भी कर गए, लेकिन हॉस्पिटल ने बिल खड़ा कर दिया 60,000 का, और उनकी फैमिली से कहने लगा कि हम मारी बापू को तभी रिलीज करेंगे जब वो 60,000 के बिल की पेमेंट कर देंगे। इसके चलते क्या हुआ, मारी बापू ने उसी हॉस्पिटल के वार्ड में आत्महत्या कर ली। अब इस सारी भसड़ के अंदर आप चाहे सरकार का कसूर निकालो जिसने जॉब का प्रॉमिस किया और फिर जॉब नहीं दी, या फिर आप हॉस्पिटल का कसूर निकालो, लेकिन एक फैक्ट वो हमेशा रहने वाला है कि मरता हमेशा आम आदमी है। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप कहोगे कि ये सारी भसड़ ठीक है, चल रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है, सरकार की इन्वॉल्वमेंट, जो वो करती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सब से फायदा तो पहुंचता है। दूसरा, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स का होना, जो सरकार बनाती नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को आपकी घंटा फिक्र नहीं है। आप तो सरकार के लिए एक ज़ॉम्बी हो, लगता है भूल गए। 2018 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स का एक ड्राफ्ट लेकर आई थी जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाया था। उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को या उसकी डेड बॉडी को जबरदस्ती डिटेन नहीं कर सकता अगर बिल के ऊपर कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो ड्राफ्ट आज तक ड्राफ्ट ही है, वो कभी लॉ की शेप उसने ली नहीं कि जहां पर कोई ना कोई सजा तय हो कि अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है तो उसकी एवज में उसको सजा क्या मिलेगी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं कि वोट को बहुत सोच समझ कर दो, आज भी हम यही कहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज की वीडियो का एक और मकसद था, आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी देना कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये किस तरह से आपको चूना लगाते हैं, और आप भी बड़े प्यार से चूना लगवाते हो। क्योंकि हम इंडियंस की ना एक बहुत बुरी आदत है एडजस्ट करने की, हम बहुत जल्दी चीजों से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, सवाल नहीं पूछते, पता नहीं क्यों। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है। बाकी अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ आपका इससे आगे चल के कुछ फायदा हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया।